दोस्तों, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग में लोकसभा का डिस्कशंस डिबेट चल रहे हैं। अभी ये जो नया पार्लियामेंट हाउस है, इससे पहले जो हमारा पुराना पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था, आपने उसमें होने वाले डिबेट्स डिस्कशन को देखा होगा। तो ये पुराना पार्लियामेंट हाउस किसने बनाया था? ये पुराना पार्लियामेंट बनाया था ब्रिटिशर्स ने। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स के कई सारे ऐसे आपके मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनके बनाए हुए ब्रिजेस हो सकते हैं, और उसी के साथ कॉलोनियल एरा में बनाए हुए कुछ लॉज भी है, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट ये चर्चा में क्यों है, और उनको यहाँ पर जो बदला गया है वो क्यों बदला गया, और क्या एडिशन उसमें किया गया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाय, दिस इज सुमित और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ SPM IAS एकेडमी में। बच्चों, कोई भी कानून किस लिए बनाया जाता है? उसके पीछे का इंटेंशन यही है कि यहाँ पर समाज में एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए और क्राइम को यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट्स बनाए थे, तो उसके पीछे का कारण यहाँ पर सोशल ऑर्डर को सेट करना ये ज्यादा नहीं था, बल्कि उनको इंडियन सोसाइटी के ऊपर अपना एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एस्टेब्लिश करना था। तो यहाँ पर उन कानून में क्या नए बदलाव किए गए हैं, क्या एडिशन किया गया है, क्या ऑल्टरेशन हुआ है, किसको रिपील किया गया है, मतलब किसको चेंज किया गया है, रद्द किया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज के क्लास से। अभी सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि हम IPC जो इंडियन पिनल कोड है उसका मतलब क्या होता है। IPC का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहां पर कौन से एक्ट को क्राइम माना जाएगा। तो IPC का काम क्या है? आपने किया गया या फिर आपसे हुआ कौन सा व्यवहार ये क्राइम माना जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये IPC डिसाइड करता है। देन CRPC का यहां पर काम क्या है कि फिर आपको अरेस्ट कैसे किया जाएगा, आपके अरेस्ट होने के बाद आपका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होगा, बेल या फिर आपका ट्रायल प्रोसीजर, इन सब के बारे में चर्चा की गई थी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जिसको हम कहते हैं CRPC। समझ में आ गया? IPC का मतलब क्या? IPC बताता है कि कौन सा आपका एक्शन ये गुनाह है, क्राइम है। CRPC बताता है कि अगर आप गुनहगार हो तो आपको सजा किस प्रकार से दी जाएगी, किस प्रोसीजर के थ्रू दी जाएगी। और उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्या यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट ये यहां पर किस बात की चर्चा करता है? यहां पर एविडेंस, उसका ऑथेंटिसिटी, प्रूफ, ये भी यहां पर सही होना जरूरी है, और उसके बेसिस पर जो है फाइनल जो ट्रायल्स यहां पर चलाए जाते हैं। अभी आपके मन में सवाल होगा कि पहला तो ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कानून हमने कंटिन्यू क्यों किया, हमने उसको तभी रद्द क्यों नहीं किया? देखो, ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए सारे के सारे कानून ये करंट कॉन्टेक्स्ट में या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस उसका कुछ ना कुछ रिलीवेंस था, उसी के लिए हमने उसको कंटिन्यू किया। बट ऑफ कोर्स अभी वक्त आ चुका था कि जो नेचर ऑफ क्राइम है वो बदल चुका है पिछले कुछ सालों में। ब्रिटिशर्स के एरा में जो क्रिमिनल्स थे वैसे क्रिमिनल्स आज नहीं है, अभी हाईटेक क्रिमिनल्स आ चुके हैं। यहां पर डिजिटल माध्यमों से चोरियां की जाती है, क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम के बारे में आप सबने सुना होगा। तो नेचर ऑफ क्राइम बदल चुका है, क्रिमिनल्स बदल चुके हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो सोसाइटी का जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नेचर है, सोसाइटी में भी कई सारे डायनेमिक चेंजेस देखने को मिले हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस लाना जरूरी था। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस ऑफ IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इस कानून को बदलने के पीछे का और एक इंटरेस्टिंग कारण यह भी है कि करीबन 400 से ज्यादा बार यहां पर जो कॉलोनियल वर्ड्स है उसको यूज किया गया था, जैसे कि ब्रिटिश क्राउन, हर मैजेस्टी, हाइनेस, तो जिसका आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में कोई रोल ही नहीं है ब्रिटिश क्राउन का, राइट। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर बदलाव लाने की बात की गई। दूसरा ये भी था कि ये जो पुराने कानून थे ये आपके जेंडर न्यूट्रल नहीं थे। मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि जेंडर न्यूट्रलिटी क्या होता है। दूसरा ये भी माना जाता था कि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स थे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था, मॉडर्न टाइम के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस लाने थे। सो अकॉर्डिंगली हमने यहां पर चेंजेस लाने की बात की। अभी ये जो
आपके क्रिमिनल लॉज हैं, ये इंक्लूड किए गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में आपके सेवंथ शेड्यूल में। अभी इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा हिस्ट्री में हम जाके देखते हैं। शुरुआत होती है 1834 से, जहां पर आपके थॉमस मैकॉले जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे, और इन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनके वो पायोनियर माने जाते हैं। यहां से होती है इसकी शुरुआत। तो दोस्तों, जो नए कानून आए हैं उनके नाम अभी हम समझेंगे और किसने किसको रिप्लेस किया है। इंडियन पिनल कोड जो 1860 का था, उसको रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता ने। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने। तो ये जो नए नाम है ये आपको यहां पर थोड़े ध्यान में रखने हैं, और ये कब से लागू होंगे, 1 जुलाई 2024 से। ये एक बेसिक चीज आप सभी ने न्यूज में अब तक देखी होंगी। अभी अगर हम हिस्ट्री को जान चुके हैं, मैकॉले के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसके अलावा यहां पर इंडिया में भी ऐसे कई कमिटीज, कमीशंस आए होंगे, उनके भी रिकमेंडेशंस यहां पर आए थे। तो वो कमिटीज कौन सी थी वो भी जानेंगे, लेकिन ओवरऑल यहां पर किस ऑब्जेक्टिव से हमने चेंज किया है ये समझते हैं। सबसे पहला तो बेसिक कि क्राइम को यहां पर रोकना है, लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर हमें मेंटेन रखना है। उसके बाद जो यहां पर क्रिमिनल्स है उनको यहां पर सजा भी मिलनी चाहिए, जस्टिस भी यहां पर सर्व करना है जो विक्टिम्स है उनके लिए। विक्टिम्स को जस्टिस के साथ साथ कंपेंसेशन देना भी यहां पर जरूरी होता है। और साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको मेंटेन रखना। अभी ये पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ कुछ प्रोसीजर्स की बात करता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस बात की गारंटी देता है कि वो प्रोसीजर फॉलो करते वक्त एक रैशनल अप्रोच के साथ फॉलो किया जाएगा, और उस रैशनल अप्रोच के थ्रू यहां पर जस्टिस को सर्व किया जाएगा। सिर्फ नाम के लिए प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाएगा, जो इंटेंट है उसको भी सही रखना, ये बात करता है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो एक अच्छे इंटेंशन के साथ यहां पर जस्टिस को सर्व करना है, ये है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी यहां पर एक डायमेंशन है हमारे इन नए कानूनों में। यहां पर नया कानून किस लिए लाना था इसके बारे में मैंने आपको बताया। सोसाइटी में जो बदलाव हुआ वो मैंने आपको बताया। कॉलोनियल माइंडसेट को लेके क्रिटिसाइज किया जाता था कि कैसे ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल रूल और क्राउन का नाम 400 से ज्यादा बार लिया गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये चेंजेस लाए गए थे। उसके बाद ये चर्चा ये पिछले कुछ 1-2 सालों की नहीं है, काफी लंबे समय से इसके ऊपर चर्चाएं हो रही थी। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके रिकमेंडेशंस कहीं ना कहीं ये नए बदलाव को जिन्होंने ट्रिगर किया था, जैसे कि वोहरा कमेटी जो आया था 1993 में। वोहरा कमेटी ने क्लियरली बताया था कि यहां पर टू लिमिट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो क्रिमिनलाइजेशन को राजनीति से कम करना है तो यहां पर कुछ सख्त कानून बनाने पड़ेंगे जो समय के हिसाब से रिलेवेंट हो। उसके बाद मालीमठ कमेटी आया था 2003 एंड अगेन 2018 में, तो उन्होंने भी वही कहा कि पुलिस फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना है, मॉडर्नाइज करना है, और ज्यादा प्रोफेशनल उनको बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो ट्रायल प्रोसेस है वो यहां पर हमें स्पीडीली ट्रायल करने पड़ेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की उन्होंने बात की। तो यहां पर वोहरा कमेटी, मालीमठ कमेटी, ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। देन जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी 2013 में। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी के कुछ यहां पर रिकमेंडेशंस थे। तो इन सभी कमिटीज ने जो एक चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, चेंजिंग नेचर ऑफ द क्राइम एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्राइम्स, क्रिमिनल्स, उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ ये रिकमेंडेशंस दिए थे, और इन्हीं रिकमेंडेशंस का एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आपको इन नए कानून में देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं कुछ थोड़े रिसेंट अपडेट बताऊं, सो मार्च 2020 को सेंटर ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया और उनको बताया कि भाई आप रिफॉर्म सजेस्ट करो, क्रिमिनल लॉज में क्या होने चाहिए। पैनल ने फेब 2022 को गवर्नमेंट को यहां पर जो है रिपोर्ट सबमिट करने से पहले आम जनता से
पब्लिक ओपिनियंस, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन यहाँ पर उन्होंने मांगे, और ये सब ओपिनियन लेने के बाद कमिटी सबमिट करता है उनका रिपोर्ट गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट ने अगस्त 2023 को बिल यहाँ पर प्रस्तुत किया। अभी बिल पास हो चुका है, कानून लागू हो चुके हैं, एंड इवन आपको पॉलिटी में ये बेसिक चीज बताई गई है कि बिल से लेके एक्ट कैसे बनता है। नाउ ये प्रोसेस होने के बाद अभी हम आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसका नाम कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, तो इस आईपीसी को, इस भारतीय न्याय संहिता में ऐसे क्या चेंजेस किए गए हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर वाइड रेंज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, प्रोसीजर, पेनल्टीज, इसके बारे में चर्चा की गई है, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद टोटल 175 सेक्शंस को मॉडिफाई किया गया है, और इंटरेस्टिंग बात ये समझनी है कि आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, लेकिन आपके भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन है 358। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर समझना है। उसके बाद 8 नए प्रोविजंस देखने को मिले, और 22 सेक्शंस ऐसे हैं कि जिनको रिमूव किया जा रहा था। तो ये कुछ एक फैक्चुअल चीजें आपको यहां पर थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद यहां पर जो फोकस एरिया थे वो क्या क्या है, विक्टिम्स को उनके अधिकार सही तरीके से मिलने चाहिए। तो अभी आप ये मत सोचो कि आईपीसी में विक्टिम्स के अधिकारों की बात नहीं की गई थी, ऑफ कोर्स उसमें भी विक्टिम्स के अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन यहां पर जो फोकस एक्सक्लूसिवली किया गया है कि विक्टिम्स के अधिकार और विक्टिम्स के प्रोटेक्शन, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। आप कितने समय तक उसी पुराने मेथड्स को फॉलो करते रहोगे, एंड जेंडर सेंसिटिविटी, जो मैंने शुरुआत में कहा कि जेंडर न्यूट्रलिटी, ये बहुत जरूरी है, जिसमें महिलाएं और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। देन यहां पर जो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं, किसी ने छोटा सा चोरी कर लिया, राइट, कहीं से कुछ उठा लिया चोरी से, छोटा मोटा पॉकेट मारी कर लिया, तो ऐसे क्राइम्स जो अब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थे, उनको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हिट एंड रन केस बहुत चर्चा में था, जो पुणे का केस था, और हिट एंड रन केस को भी स्पेसिफिकली यहां पर एलॉबरेट किया है। इवन उसमें सजा जो दी गई है, जो सजा का जो टेन्योर है, उसको भी बढ़ाया गया है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहां पर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जानना जरूरी है। सेकेंड, ट्रीजन। यहां पर पहले सेडिशन था, सेडिशन को हटा के यहां पर लेके आया ट्रीजन, और यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अगर देश के हित को अगर कुछ हानिकारक कोई भी कार्रवाई होती है तो उसको यहां पर सजा मिलेगी। सेडिशन में क्या था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को भड़काना या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई टिप्पणी करना, तो देखो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ये तो एक फंडामेंटल राइट हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म करने का भी एक डिग्निफाइड तरीका होना चाहिए। तो यहां पर ये कंफ्यूजन ही नहीं रखना है, यहां पर गवर्नमेंट नहीं बल्कि देश ये सबसे बड़ा होता है। तो देश के लिए हानिकारक ऐसा कोई भी कार्रवाई जिसको यहां पर माना गया है ट्रीजन, और उसके लिए सजा यहां पर बताई गई है। उसके बाद थेफ्ट, चोरी, उसको भी यहां पर अच्छे तरीके से एलॉबरेट किया गया है कि चोरी किस प्रकार का होता है और उसके लिए सजा क्या होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर स्नैचिंग, या आजकल बाइक में कुछ लड़के आते हैं गले से चेन चुरा लेते हैं, ऐसी कई सारी सैकड़ों घटनाएं, रादर हजारों घटनाएं हमारे देश में हुई है। तो ये स्नैचिंग कहीं पर भी मेंशन नहीं था आईपीसी में, तो स्नैचिंग को यहां पर इंक्लूड किया गया। अगर कोई झूठ बोल के अफेयर्स करता है, शादी का प्रॉमिस करता है, शादी नहीं करता है, उसको भी यहां पर जो है क्राइम माना गया है। और अटेम्प्ट टू सुसाइड, तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको बहुत स्पेसिफिकली फोकस करके एलॉबरेट किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। कुछ ऐसे भी आपके सेक्शंस थे, प्रोविजंस थे, जिनको या तो डिलीट किया गया है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जैसे कि फेक करेंसी को कैरी करना, ये अभी क्राइम नहीं माना जाएगा। हो सकता है आप कहीं पर गए, गलती से आपके पास फेक करेंसी आ गया, बट ऑफ कोर्स अगर पूरा एक बक्सा भर के फेक करेंसी आपके पास है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलती आपकी है, आपने कुछ किया होगा। हाँ, लेकिन कुछ
थोड़े बहुत नोट आपके पास कहीं से आ गए गलती से, तो वो यहां पर जो है ये पनिशेबल क्राइम नहीं होगा। उसके बाद अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, जो पहले जो होमोसेक्सुअलिटी, गे मैरिजेस, सेम सेक्स मैरिजेस, उसको क्राइम माना गया था, अभी उसको यहां से हटा दिया गया है। देन अडल्ट्री, उसको भी अभी क्राइम नहीं माना जाएगा अगर कंसेंट के साथ दोनों अडल्ट यहां पर किसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या अडल्ट्री को जो डिफाइन किया गया है तो उसमें कंसेंट अगर है तो वो क्राइम नहीं हो सकता है। उसके बाद ठग्स, थेफ्ट, ये मैंने बताया, उसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद जेंडर न्यूट्रलिटी में आगे जाके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देन फेक न्यूज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पब्लिशिंग फॉल्स एंड द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, इवन कभी कभी आपके कुछ ऐसे न्यूज ग्रुप्स है वहां पर भी कई बार ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन उनके थ्रू स्प्रेड हो सकती है, तो उसको भी यहां पर जो है यह इंक्लूड किया गया है। देन सेडिशन, तो सेडिशन में दे इंट्रोड्यूस्ड अंडर अ न्यू नेम देशद्रोह, ट्रीजन जो मैंने आपको बताया, तो सेडिशन नहीं बल्कि अभी देशद्रोह, ये डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़का रहे हो इट्स ओके, क्रिटिसिज्म कर रहे हो डिग्निफाइड तरीके से चलेगा, लेकिन देश के खिलाफ अगर कुछ करते हो तो यहां पर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो सेडिशन को रिप्लेस किया है ट्रीजन ने, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को यहां पर अगर आप प्रोटेस्ट के दरमियान डैमेज करते हो, देखो पीसफुल प्रोटेस्ट ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन उस पीसफुल प्रोटेस्ट के दरमियान अगर आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को यहां पर नुकसान पहुंचाया, बसेस जलाई, दुकान तोड़े, तो ये यहां पर क्राइम माना जाएगा। उसके बाद डेथ बाय नेग्लिजेंस, तो यहां पर जो है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, हिट एंड रन का केस हो सकता है। उसके बाद यहां पर डेथ बाय नेग्लिजेंस में हो सकता है आपके डॉक्टर्स भी, उनके कारण भी हो सकता है। सो फॉर डॉक्टर्स 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट यहां पर है, लेकिन बाकी के केसेस में अगर डेथ बाय नेग्लिजेंस है तो वो 2 साल से बढ़ाकर सजा कर दी गई है 5 साल की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको यहां पर नोट करना है। ऐसे ही पॉइंट्स पर बच्चों आपको यहां पर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेंस में इसके रेफरेंसेस आप दे सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट आर सम की डिफरेंसेस बिटवीन द आईपीसी एंड बीएनएस, उसको थोड़ा अभी समराइज कर लेते हैं, क्या क्या है वो। यहां पर सेक्शन 377 जो रिमूव किया गया, मतलब जो आपका सेम सेक्स जो पहले क्राइम माना गया था अभी वो क्राइम नहीं माना जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, देयर इज नाउ अ स्पेसिफिक ऑफेंस फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और उसी के साथ साथ मॉब लिंचिंग, इसको भी इंक्लूड किया गया है कि आप एक ग्रुप में आके किसी को मारते हो, नुकसान पहुंचाते हो, हत्या करते हो, तो ये यहां पर जो है आपके क्राइम माने गए। तो मॉब लिंचिंग ये काफी पिछले 10 सालों से लगभग थोड़ा सा चर्चा में था यह विषय। सो मॉब लिंचिंग इज न्यू ऑफेंस दैट कैन बी पनिशेबल विद द डेथ पेनल्टी। मॉब लिंचिंग में अगर कोई यहां पर पकड़े जाते हैं तो उनको डेथ सेंटेंस तक दिया जा सकता है। उसके बाद टेररिस्ट एक्ट्स, फिर ट्रेनिंग देना हो सकता है, टेररिज्म के लिए प्रोवोक करना हो सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टेररिज्म को भी बहुत अच्छे तरीके से यहां पर डिफाइन किया गया है। और ऐसा नहीं कि टेरर एक्ट में सिर्फ आप गन लेके किसी की हत्या कर रहे हो, टेरर एक्ट में ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है, प्रोवोक करना वो भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। प्रोवोक करने के साथ साथ ब्रेन वॉशिंग से लेके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाना, और वो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर किसी टेरर आउटफिट को फायदा देता है तो वो भी यहां पर क्राइम माना गया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक कम्युनिटी सर्विस का पॉइंट डिफाइन किया गया है, और ये कम्युनिटी सर्विस स्पेसिफिकली किसके लिए है, आपके छोटे क्राइम्स के लिए, जो मैंने आपको बताया। अगर किसी ने छोटा मोटा चोरी कर लिया तो यहां पर जुडिशरी सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि उसको कुछ ना कुछ कम्युनिटी सर्विस करना है। हो सकता है स्वच्छ भारत अभियान में उसको काम पे लगा दे, कहीं साफ सफाई के लिए उसको भेज दे, या फिर वॉटएवर डिसाइडेड बाय द कोर्ट, तो उसके हिसाब से उस छोटे से क्राइम के लिए उसको अभी जेल में नहीं रखा जाएगा, उसको बस एक कम्युनिटी सर्विस देना है और उसकी सजा वही होगी। हिट एंड रन के केस में मैंने आपको बताया मैक्सिमम ऑफ 2 years का जो सजा था अभी उसको कर दिया है 5 साल का। और ट्रीजन इंस्टेड ऑफ सेडिशन, ये मुद्दा भी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड थेफ्ट जो चोरी है उसको जो मैंने बताया डिफाइन किया है, तो चोरी को डिफाइन करते वक्त उन्होंने यहां पर डिजिटल आइटम्स
या आपका साइबर क्राइम, उसको भी स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आई होप ये टू द पॉइंट जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी हम शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने किसको रिप्लेस किया है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। किस लिए रिप्लेस किया है? अगेन सेम स्टोरी कंटिन्यूज कि सोसाइटी बदली, पिछले 100-150 सालों में बहुत सारी चीजें बदली जा चुकी है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये कुछ नए आपके डायमेंशंस यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो लोगों का अवेयरनेस, क्योंकि लोग भी उनके अधिकारों के प्रति अभी सजग है। लोगों को भी पता है कि अगर उनको पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो उनको उसके पीछे का कारण पता होना चाहिए। तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर, यहां पर नेसेसरी था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी बदला जाना चाहिए। ट्रायल प्रोसीजर से लेके अरेस्ट, पनिशमेंट, इन सभी चीजों में जो चेंजेस लाए गए हैं वो क्या क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अभी जो फोकस एरियाज है वो मोस्टली क्या है? मॉडर्नाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लॉज, जो सीआरपीसी में थे उसको यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई, क्लियर किया जाएगा। थोड़ा मॉडर्न तरीकों से, मॉडर्न क्राइम से मॉडर्न टेक्निक्स क्या है उसको यहां पर लाया जाएगा। देन विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच यहां पर होगा। तो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच में दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच की जब मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर जस्टिस एंड प्रोटेक्शन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। तो यहां पर अभी जो ट्रायल्स है, मतलब आपके ई कोर्ट, ई ट्रायल्स, उससे लेके आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स, इवन आपके कुछ वीडियोस से लेके आपके कुछ फोटोज, ये भी आपके इन्वेस्टिगेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। डिजिटलाइजेशन को इसमें लाया जाएगा, मॉडर्न डिजिटल टेक्निक्स को यहां पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज को डिफाइन किया गया है इस प्रोसीजर में कि एग्जैक्टली, और कम्युनिटी सर्विसेज भी ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि ऐसा कम्युनिटी सर्विस उसको बोलेंगे कि जाओ भाई माइनिंग में जाके वहां पर कुछ काम करके आओ। सो ऑफ कोर्स ये ह्यूमन राइट्स के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते ही ये कम्युनिटी सर्विसेज दी गई है। उसके बाद हैंड कफिंग, इसको लेके भी काफी यहां पर चर्चा होती थी। कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ मतलब मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल लाइफ। तो उसमें अगर कोई कल्प्रिट है, राइट, तो अगर वो व्यक्ति, मान के चलते हैं कि कोर्ट ने उसको गुनहगार साबित किया है, तो तब आप उसको हथकड़ी पहना सकते हो। लेकिन वो सिर्फ एक दोषी है, अब तक उस पर ट्रायल चल रहा है, तो शायद अगर पुलिस उसके आसपास है तो उसको यहां पर हथकड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये जो हैंडकफिंग को लेके, पुलिस ऑफिशियल्स टू यूज हैंडकफ्स टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन और प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द कोर्ट, तो उसको लेके क्या है? इन केस अ प्रिजनर नीड्स टू बी हैंडकफ, द एस्कॉर्टिंग अथॉरिटी, जो पुलिस उनको लेके जाएंगे, मस्ट रिकॉर्ड रीजंस फॉर डूइंग सो। क्यों हथकड़ी पहना रहे हैं वो बताना पड़ेगा। क्या वो संगीन अपराधी है, क्या उसका कोई ऐसा पास्ट क्राइम रिकॉर्ड है। इन सभी चीजें अगर जस्टिफाई होती है तो आप हथकड़ी उसको पहना सकते हो। अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है तो कोर्ट का मानना है कि उसको जब तक गुनाह उसका साबित नहीं होता है तब तक उसको हथकड़ी मत पहनाओ। उसके बाद जो पुलिस कस्टडी है उसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है 15 दिन से। जो पहले टाइम था वो 15 दिन से बढ़ाकर 60 या 90 दिन का भी हो सकता है। 90 दिन का तब होगा डिपेंड कि अगर क्राइम बहुत ज्यादा सीवियर है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुलिस कस्टडी का टाइम बढ़ाया गया है। उसके बाद डिटेंशन के कुछ कंडीशंस को यहां पर चेंज किया गया है, और अगर किसी को डिटेन किया गया है, उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत खराब है, तो उसको यहां पर जो है रिलीज या फिर पैरोल पर या कहीं और छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉरेंसिक को बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व किया जाएगा अभी, और फॉरेंसिक का इन्वॉल्वमेंट ये एक साइंटिफिक और रैशनल डायमेंशन को ऐड करता है आपके ओवरऑल आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में। तो ये एक काफी अच्छा
यहां पर चेंज हमें देखने को मिला है। उसके बाद सैंपल कलेक्शन, तो सैंपल कलेक्शन में भी जो मैंने आपको बताया मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड द डिजिटलाइजेशन, ये सब इसमें आएगा। उसके बाद टाइमलाइंस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां पर बीएनएसएस में क्या बताया गया है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स होंगे रेप विक्टिम्स के, तो उनको विद इन 7 days इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन डिसाइड किए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट विक्टिम का, रेप विक्टिम का 7 दिन के अंदर यहां पर इंट्रोड्यूस करना है। उस केस का जो जजमेंट होगा वो 30 दिन के अंदर आना चाहिए। एक्सटेंड हो सकता है वो 45 days तक, अगर यहां पर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी है तो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 45 days तक यहां पर जजमेंट देना है। एंड विक्टिम प्रोग्रेस अपडेट्स विद इन 90 days, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। और जो चार्ज फ्रेम करने हैं वो विद इन 60 days फ्रॉम द फर्स्ट हेयरिंग होने चाहिए। पहला हेयरिंग हुआ उसके 60 दिन के अंदर ये सारे के सारे चार्जेस यहां पर फ्रेम कर देने चाहिए। ये स्पेसिफिकली रेप जैसी जो ऐसी कुछ अनफॉर्चुनेट घटनाएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। देन विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग डर के कारण विटनेस बनने से मना कर देते हैं। तो जो सीआरपीसी में मिसिंग था उसको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से जस्टिस दिया गया है। उसके बाद स्पीडी लीगल प्रोसीजर्स यहां पर होनी चाहिए। फाइन, तो ये स्पीडी लीगल प्रोसीजर, क्योंकि आपने शायद पॉलिटी में ये बात सुनी होगी, पढ़ा होगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहां पर आपको न्याय मिलना ये बहुत जरूरी है, लेकिन वो समय पर मिलना भी जरूरी है। न्याय आपको मिलना जरूरी है, लेकिन वो समय पर मिलना भी जरूरी है। आपका जो जस्टिस है वो इक्विटेबल होना चाहिए, जस्टिस के दरमियान भेदभाव नहीं होना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए। तो इन सभी चीजों को स्पेसिफिकली यहां पर इंक्लूड किया गया है। 0 FIR के बारे में आपके बीएनएसएस में यहां पर स्पेसिफिक एक सेक्शन इंक्लूड किया गया है कि आपको यहां पर आपका FIR का कॉपी मिल जाएगा, राइट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो योर राइट। ये आपका सिविल लिबर्टी, सिविल राइट, फंडामेंटल राइट्स को अगर हम और उसका स्कोप देखें तो आपका यह अधिकार है जानना कि आपको किस केस के अंदर अरेस्ट किया गया है। आपका FIR आपको मिलना चाहिए, और साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया है आपके रिट्स, तो हेबस कॉर्पस, ये जो रिट्स है वो क्या कहता है, यहां पर पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, जस्टिस डिलीवर्ड करना ये जुडिशियल सिस्टम का काम है। इसीलिए ये एक स्पेसिफिक मुद्दा यहां पर इंक्लूडेड है। और बच्चों, जब मैं जस्टिस की बात करता हूं, इक्विटेबल जस्टिस की बात करता हूं, स्पीडी ट्रायल्स की बात करता हूं, तो जस्टिस एक ऐसा फिलॉसफी है जो आपको प्रियम्बल में देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देखने को मिलता है। तो उस जस्टिस के फिलॉसफी को जस्टिस देने के लिए ये कुछ चेंजेस यहां पर नेसेसरी थे। सो आई होप आपको भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस, इसके बारे में जो मैंने बताया वो आपको क्लियर होगा। अभी जो इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो वो क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मोस्टली इंडियन एविडेंस एक्ट के ही कई सारे पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं। अभी इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशंस, रिलेवेंसी, फैक्ट्स, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सभी चीजें इंक्लूडेड है। देन एविडेंसेस को कलेक्ट करते वक्त या ओवरऑल एविडेंस, ये एक इंपॉर्टेंट, ये फाइनल स्टेज है कि यहां पर किसी ने कोई क्राइम किया है, उसके एक्ट को अगर क्राइम माना गया, क्राइम मानने के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू जो हमने बीएनएसएस में देखा, उसके ऊपर कार्रवाई, जेल या जो ट्रायल चल रही है वो, तो ट्रायल के दरमियान एविडेंस भी तो होने चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि वो व्यक्ति क्रिमिनल है, और ये प्रूव करने का तरीका भी रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे फेक चार्जेस उसके ऊपर फ्रेम भी नहीं होने चाहिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है कि डिजिटलाइजेशन को यहां पर इंक्लूड करो, एक्सपांशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ये यहां पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। ऐसा रिजिड अप्रोच या एडमंड अप्रोच नहीं होगा कि बस हम यही 2 फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे या फिर यही सर्टिफिकेट ही उसको फाइनल माना जाएगा। नो, यहां पर वेरियस डॉक्यूमेंट, अगर ये रैशनल है और उस क्राइम को
एक एविडेंस, एक सॉलिड एविडेंस अगर वो है तो उसको भी यहां एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद की चेंजेस की जब हम बात करते हैं, सो ड्राफ्टेड टू रिफ्लेक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द मॉडर्न इंडियन वैल्यूज, जो चेंजेस हुआ है उसको यहां पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज अ प्राइमरी एविडेंस, इसको माना जाएगा एज अगेंस्ट द सेकेंडरी एविडेंस इन बीएसए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 63 एक्सपांड सच रिकॉर्ड्स टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, फिर वो फोन, लैपटॉप, उसमें अगर कुछ रिकॉर्ड है उसको वैलिड माना जाएगा। ऑफ कोर्स उसकी छानबीन होगी कि कहीं उसको ऑल्टर तो नहीं किया गया है, कहीं मॉर्फ वीडियोस तो नहीं है, कहीं एआई का यूज तो नहीं किया गया है। इसलिए मैंने शब्द यूज किया रैशनल है, क्योंकि आजकल एआई के नाम पर आपने देखा होगा वो रश्मिका मंदाना का केस, कि किसी और का वीडियो, और ऐसे कई सारे वीडियोस आए। तो ऑफ कोर्स ये भी चेक किया जाएगा रैशनल है कि वो जो वीडियोस या प्रूफ है वो कहीं ऑल्टर तो नहीं है। उसके बाद यहां पर एक्सपांड किया गया है सेकेंडरी एविडेंस टू इंक्लूड ओरल एविडेंस एंड रिटन सबमिशंस, तो ये भी आपके सेकेंडरी एविडेंस को वैलिड मानने की बात यहां पर करता है। ठीक है, सो आई होप ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये आपको समझ में आए होंगे। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, हमारे टेलीग्राम पर ये आपको अवेलेबल हो सकते हैं। फाइन, तो ये सभी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से रीड करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सिंक्रोनाइजेशन किया गया है आईटी एक्ट 2000 के साथ। तो जो हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, आईटी एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि कॉलोनियल एरा में तो साइबर क्राइम ये शब्द तो किसी को भी नहीं पता होगा, तो इन सभी पॉइंट्स को यहां पर इंक्लूड किया गया है। प्लस क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कहीं उसको ऑल्टर तो नहीं किया गया है, मॉब वीडियोस तो नहीं है, उन सबको भी यहां पर चेक किया जाएगा। अभी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी माने जाते हैं बीएसए के, जैसे कि इश्यूज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कि भाई कहीं वो टेम्पर्ड तो नहीं है, जो मैंने आपको बताया। एम्बिग्यूटी इन एडमिसिबिलिटी ऑफ द ई रिकॉर्ड्स, उसको लेके थोड़ा सा जो है एक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। उसके बाद यहां पर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन द पुलिस कस्टडी, कई पुलिस ने यहां पर डरा धमका कर कहीं उनसे ये कबूल तो नहीं करवाया है, ये भी एक पॉइंट है, राइट। सेकेंड थिंग, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन गिवन विद इन पुलिस कस्टडी एंड आउटसाइड पुलिस कस्टडी, तो उसमें भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म यहां पर देखे गए हैं। फाइन, नाउ अभी ओवरऑल पॉजिटिव्स क्या क्या है जो नए बदलाव हुए हैं उसके, और क्या क्या क्रिटिसिज्म है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी अगर इसको कंक्लूड करना है तो आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जो कानून ब्रिटिशर्स लाए थे तो वो इसलिए लाए थे ताकि इंडियन सोसाइटी को वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, और जैसा उनको एक्सपेक्टेड था वैसा लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन रख सके। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें एक ऐसा इंडियन सोसाइटी चाहिए था कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, एक प्रॉपर सोशल ऑर्डर भी है, इक्विटेबल जस्टिस भी है, और इसी के लिए हमने यहां पर उन्हीं कॉलोनियल लॉज को इररेशनली अप्लाई नहीं किया। लेकिन अभी वक्त आ चुका था कि उसको बदला जाए। ऐसी कई सारी घटनाएं हुई थी, निर्भया केस से लेके कस्टोडियल डेथ्स तक। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कमिटीज के, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, उन कमिटीज के रिकमेंडेशंस को देखते हुए यह चर्चा हो रही थी कि बदलाव होना जरूरी है। अभी पॉजिटिव क्या है, इनको जेंडर न्यूट्रल किया गया है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ विमेन। अभी क्या होता था कि आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ विमेन के केस में पहले सिर्फ किसी भी मेल मेंबर को यहां पर उसके अगेंस्ट केस दर्ज होता था, अभी वो फीमेल के अगेंस्ट भी हो सकता है, इसलिए इसको जेंडर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अभी अगर कोई परपेट्रेटर है तो उसके पर्सपेक्टिव से ये जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन विमेन के पर्सपेक्टिव से ये जेंडर न्यूट्रल नहीं माना गया। व्हाट इफ कि अगर ये इस प्रकार का टॉर्चर या कुछ तकलीफ किसी मेल मेंबर को होता है तो यह भी एक बात कही गई है। तो यहां पर जेंडर न्यूट्रल तो है, लेकिन क्रिटिसिज्म यह भी कहता है कि वो फुल्ली नहीं है। उसके बाद और एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इक्विटेबल जस्टिस विद इन 3 years, ये एक बहुत अच्छी बात यहां पर की गई है। चार्जशीट विद इन 180 days, जो मैंने आपको बताया, मैक्सिमम 90 या फिर डिपेंड कि और अगर कोर्ट को लगता है तो उसको बढ़ा भी सकता है। डिजिटलाइजेशन एंड द बेटर फॉरेंसिक, तो ये इसके कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स है। अभी इसका एक क्रिटिसिज्म भी समझते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि ये क्या है, मतलब वही आपके
वो एक बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि ओल्ड टी इन न्यू कप, वही सब कुछ है, क्या चेंज किया है? बट ऐसा नहीं है, चेंज हुआ है। जो प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स है, जो एक रैशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए करंट हमारे जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस और कंटेम्प्रेरी सोशल चैलेंजेस को देखते हुए उसको इंक्लूड किया गया है। किसी ने कहा कि नाम तो आपने हिंदी दे दिया, लेकिन पूरा का पूरा अंदर का जो डेटा है, ड्राफ्ट है, वो पूरा अंग्रेजी में है। तो आपको नाम उसका बस आपने रखना ही था तो कोई अंग्रेजी वाला नाम रख देते, जो आपको एडिशन करना था वो कर देते। फिर रखना ही था तो आपने भारतीय दंड संहिता क्यों नहीं रखा? लेकिन इसका जस्टिफिकेशन ये है कि भारतीय दंड संहिता में जो फोकस है वो पनिशमेंट पर है, लेकिन यहां पर बीएनएस का ये मानना है कि फोकस शुड बी ऑन द जस्टिस एंड नॉट ऑन द पनिशमेंट, इसलिए ये नाम भारतीय दंड संहिता नहीं रखा है। ठीक है, तो ये कुछ यहां पर जो चर्चा में विषय थे, जो इन लॉज को लेके चर्चा हो रही थी, इन सभी चीजों को मैंने सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आपको SPM IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहे, और जो अपडेट्स और जो नए नए केसेस और केस स्टडीज आएंगे, तो ये सभी के सभी चीजें सत्यजीत सर के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। यू नो हाउ इफेक्टिव इट इज, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। और उसके अलावा ऐसे ही कुछ मॉडर्न केसेस या कुछ नए एस्पेक्ट्स अगर इनको लेके देखने को मिलते हैं, तो वो वीडियोस भी हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेष। थैंक यू।